आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का हरा भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, हरा भरा होना समृद्ध होने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा है। हम तो चाहेंगे कि ये समृद्धि हमें हमेशा हासिल रहे, लेकिन किसी भी धन को, वैभव को हासिल करने के लिए हमें प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। तो इस हरियाली के लिए भी हमें प्रयास करने होंगे, समय भी देना होगा। जानते हैं आप, इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी यही है, टाइम फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए समय। थोड़ा सा रुककर सोचिए, कितना समय देते हैं हम अपने पर्यावरण को? प्राकृतिक परिवेश को महसूस करना शुरू करेंगे ना, तो इसे बचाने की कोशिश भी अपने आप शुरू हो जाएगी। अब आज की बात बताऊं मैं आपको। आज मैं अपने अलार्म से पहले ही जग गई। अब आप पूछेंगे कैसे? कोयल ने जगा दिया। बगल के पेड़ पर बैठकर 4 बजे से ही कूकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर मैंने अवॉइड किया, मगर वो मानी ही नहीं, मुझे जगा ही दिया। जानते हैं, ये हमारा नेचुरल अलार्म है। हमें इसी प्राकृतिक घड़ी के हिसाब से चलना है। जो हमें अपना रूटीन इसी हिसाब से बना लिया ना और सेट कर लिया, तो हमें खुशियां और स्वास्थ्य ढूंढने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। साए हैं, चल के यूं मचल के, रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के, रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं,
श्रोता साथियों, बहुत पहले एक शेर ने मेरा ध्यान खींचा था, वो आज भी मुझे याद है। जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे घर में चहचहाएंगे। जी हाँ, यही जीवन शैली प्राकृतिक जीवन शैली है और हमने इसे छोड़कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए हैं। क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिन इस बात की शपथ लेने का है कि हम पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान जरूर देंगे। एक संस्था है भारत मिशन 100 करोड़। इस संस्था ने पूरे देश में 100 करोड़ वृक्ष लगाने का बीड़ा उठाया है। ये संस्था क्या काम करती है, कैसे अपने काम को अंजाम देती है, ये जानने के लिए हमने संस्था से जुड़े रोहित उपाध्याय से बात की। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। रोहित जी, आपका कार्यक्रम में हमारे स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण से अपने आप को बहुत ज्यादा आपने जोड़ के रखा है। ये मिशन 100 करोड़ जो है, पहले तो हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताइए। मिशन भारत 100 करोड़ वृक्ष का जो हमारा नाम है, वो नाम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए हमने रखा है। हर साल सरकारें या व्यक्तिगत संस्थाएं या व्यक्ति प्लांटेशन करता है, लेकिन वो एक कंडीशन आती है कि सरवाइव कराने की, तो वहाँ हम फेल होते आ रहे हैं बहुत समय से। और हर व्यक्ति आज आलोचना करता है, तो हमारा मिशन उसे ये बताता है कि हमारे आसपास का जो भी है, पेड़ पौधे हैं, उनका ख्याल रखने का काम हमारा भी है। कोई संस्था या कोई सरकार अगर हमारे पास आके हरियाली पर एक कदम बढ़ा रही है, तो उसका समर्थन करना और अपने सामने किसी भी पौधे को ना मरने देना, मिशन 100 करोड़ वृक्ष। 100 करोड़ वृक्ष चूंकि आपका मिशन है, तो क्या ये सिर्फ ग्वालियर में सीमित है या पूरे देश में आपने इसे करके रखा है? मैम, इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई है, पर लोगों का समर्थन मिलता गया, तो आज 10 राज्यों में हमारे जो लोग हैं, वॉलंटियर हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े और 2016 से आज तक हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो हमारे लोग हैं, ये सिर्फ प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में तो गांव तक पहुंच गए हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट और विलेज तक के हमारे कोऑर्डिनेटर आज हमारे पास हैं। ये मिशन 100 करोड़ कैसे काम करता है? मिशन 100 करोड़ वृक्ष अलग अलग तरीके से काम करता है। जो हमारे वॉलंटियर हैं, इसमें अगर हाउस वाइफ है तो वो अपने घर में किस तरह पौधों को सहेज सकती हैं, अपने समय में वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी किसी भी काम को शुरू करना, और समाज में निकल के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसे शुरू किया जाए। तो मिशन वहाँ मोटिवेट करता है कि आप पौधों को घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, घर में तैयार करने के बाद आप बहुत कम एफर्ट में ज्यादा वर्क कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन्हें वो सारी चीजों की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिवेट करने की। फिर हम उनको मोटिवेट करके एक मार्गदर्शन और एक सही गाइडलाइंस अपने अनुभवी लोगों से देते हैं, जिससे फिर वो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अपनी जमीनी पर अपने पौधे को लगाते हैं और उसे बड़ा करते हैं। ग्वालियर में आप लोगों ने कहाँ और कितना काम किया है? ग्वालियर में हमने 3-4 जगह काम किया है। जैसे ग्वालियर के में लगा हुआ जगह है ब्लुआ, वहाँ हमारा सबसे ज्यादा काम है अभी। वहाँ 10 बीघा का लैंड है, इसमें एक तालाब है, 2000 से ज्यादा वहाँ हमारे पास पौधे हैं। और उन पौधों की खासियत ये कि वहाँ पर जिस जगह हम बना रहे हैं, 350 से ज्यादा तो वेराइटीज हैं, वो जो वेराइटीज लोग एक जगह नहीं देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम फ्रूट प्लांट देख लेंगे, फ्लावर प्लांट देख लेंगे, पर बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आज माइनस में जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उसे रखें और उसे बड़ा करें। उसके बाद हमने हमारे ग्वालियर आरटीओ जी हमारे साथ मिले, MP सिंह जी, तो आरटीओ जो नया बना है वहाँ पर भी उनके साथ मिलकर 1500 पौधों का रोपण किया गया और आज उनमें पानी की व्यवस्था चल रही है। शहर में भी हमने 2-3 जगह और प्लांटेशन किया, उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। और साथ में ग्वालियर में कई जगह हमने आज कई हजारों पौधे तो बांट दिए हैं जी। जो हमारे बीच बीच में आयोजन होते हैं उनमें हम देते हैं, तो वो घरों में 1-1, 2-2 के हिसाब से चल रहे हैं। एक जो नया प्लांटेशन चल रहा है वो है सिटी सेंटर पर, महलगांव है, वहाँ पर शमशान है। ये बहुत खराब स्थिति में था, आज वहाँ हमारे 51 पौधे जो बड़े हो रहे हैं और वो शमशान में भी और हमारे जो काम ग्रीनरी के लेके कराए गए वो वहाँ चालू है। रोहित, हमने सुना था कि आप मुरार नदी के आसपास कुछ काम कर रहे हैं। हमारी अभी वहाँ कोशिश चल रही है कि मुरार नदी की दोनों तरफ पैरेलल ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनमें फ्रूटिंग हो
और वो उस नदी से जो पानी के कटाव को भी रोके और जो गंदा पानी है उसे फिल्टर करने का भी काम करे। इसी साल वहाँ काम शुरू किया है। वहाँ अजय जी हैं जो उस नदी के दोनों तरफ रोड बनाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ मिलके अभी हमारा सीजन है, दूसरा सेशन जब चलेगा तब हम उस सेशन में उसको और काम को बढ़ाएंगे। कोशिश है हमारी कि हमारी नदियां फिर जिंदा हो। मुरार नदी बहुत उपेक्षित हो गई थी, एक नाले में तब्दील हो गई थी। इस पर क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस पर काम करना है आगे? इसमें जो हमको जानकारी मिली, माननीय जो पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल जी ने वहाँ पर एक अजय जी हैं, इंजीनियर हैं वो, उनने मिलकर एक डिजाइनिंग की कि यहाँ ऐसे रोड निकालना चाहिए और कम खर्च में निकलना चाहिए। उसके बाद हम तक सूचना आई कि यहाँ ऐसे रोड निकल रही है, तो उसपे हमारा बहुत दिन से था। मतलब मैं 2 साल से तो मैं खुद मुरार नदी और स्वर्णरेखा नदी के लिए प्लानिंग करता था, उसके इतिहास की बारे जानकारी इकट्ठी करता था। पर वो एक हम पे ऑफर आया, फिर हमने वहाँ उनके साथ मिलके कोशिश की। समाज के साथ मिलके काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें हर किसी की विचारधाराएं थोड़ी अलग रहती हैं। हाँ, अलग जाके वीराने में काम कर सकते हैं, पर जब हमें समाज में रह के उन्हीं लोगों के साथ काम करना है तो कई बार हमें झुकना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत अच्छे काम के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिलती है, वो एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं मिलता, वो रहता है। मुरार नदी में भी ऐसे कुछ असामाजिक तत्वों से सामना हुआ, लेकिन जोश है, अजय जी विधायक साहब अभी भी उसको लेके लगे हुए हैं। तो वो उनके मार्गदर्शन में है। प्लांटेशन जो भी होगा वो हमारा और शहर में जो भी पर्यावरणविद होंगे उनके साथ मिलके करेंगे कि नदी किनारे कुछ ऐसा बने कि लोग फिर वो उस नदी को याद कर पाए जिसे हम बचपन में सुना करते थे। तो योजना है, लंबी है, देखते हैं। रोहित जी, ये काम अभी संस्था के तौर पर आप कर रहे हैं, कुछ लोग इससे जुड़े होंगे, लेकिन इसको एक अभियान का रूप दिया जाए, एक आंदोलन का रूप दिया जाए, सभी लोग इसमें शामिल हों। जो समाज इस समय आपको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है वो आगे आए, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग की है आप लोगों ने? हमारी इसमें निरंतर ये योजना रहती है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके साथ बैठ के कि हम किस तरह समाज को एंगेज करें। तो सबसे पहले हमने जब 2016 में मिशन का नाम रखा तो कुछ प्रॉमिस किए कि हम कभी भी धार्मिक, कभी भी राजनीतिक और कभी भी जाति पर चर्चाएं ग्रुप में तो नहीं। इसे हमारा फिल्टर हुए। फिल्टर होने के बाद सोशल मीडिया पे एंगेज और सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग, कहाँ क्या एफर्ट आ सकते हैं, अगर हमें पॉजिटिविटी दिखती है तो हम काम करना, उसको लेके चलना, समाज में जाना। लोग अक्सर एक उम्मीद रखते हैं कि हम 10 पौधे लगा रहे हैं और वो 10 में से 9 बच जाए। हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम उस 10 पौधे जरूर लगा रहे हैं कि हम वहां से एक आदमी को खड़ा कर दें। अगर वो एक आदमी खड़ा हो गया तो वो 10 के 12 कर देगा, लेकिन अगर वहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ तो फिर हमारे एफर्ट माइनस नहीं रहेंगे। बिल्कुल, काफी जगह कोशिश की गई है और हम निरंतर कोशिश करते हैं और लोगों से बोलते हैं कि अपने घरों से निकलना, अपनी कॉलोनी के पार्क को सजाना आप शुरू कर दीजिए। कहीं कुछ करने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको दूर नहीं जाना। आपके पास पौधे वृक्ष उपेक्षित हो रहे हैं, उनकी देखभाल करना हमारा काम है। तो कोशिश है हमारी, हमारा सबसे एक ही निवेदन भी है कि अपने जो मध्य प्रदेश के डाइवर्सिटी के पौधों को चुनें, उन पौधों को चुनकर उनका सिर्फ और सिर्फ पानी और थोड़ी सी खाद, इसके अलावा पौधा कुछ नहीं मांगता आपसे, वो उसकी वो व्यवस्था करें और उस पौधे के साथ जीना सीखें। अब जीना सीख जाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। रोहित, ये कोरोना काल में लोगों में पर्यावरण जागरूकता तो आई है, यदि ऐसे में कोई पौधा लगाना चाहता है, बरसात का मौसम भी नजदीक ही है, प्री मानसून शुरू हो चुका है, तो कौन से पौधे मध्य प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से वो चुन सकता है, और साथ ही ये भी कि वो पौधे उसे कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? पौधे के लिए ग्वालियर में 2-3 बहुत अच्छी जगह हैं। और सबसे पहले हम बताएं कि जैसे ग्वालियर में हम कहीं भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस जगह की एक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमारे घर में ज्यादा जगह नहीं है तो हमें मध्यम आकार के पौधे लगाने चाहिए। हमारे घर के बाहर अगर बहुत अच्छी जगह है तो हम एक संपूर्ण आकार का वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं। और बहुत ही कम जगह है तो हमें झाड़ियों को सजेस्ट करते हैं। पौधे लेने के लिए आपको प्राइवेट नर्सरीज तो है ही, लेकिन वन विभाग का जो आपका तपोवन करके जो नर्सरी है नाके पर, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद शहरी जो नर्सरी है वो भी बहुत अच्छी है।
हमको लगता है पौधे बहुत महंगे हैं, 12 रुपए का एक पौधा वो आपके पूरे जीवन में आपको खुशियां भर देगा जी। तो वो वहां पर है। मध्य प्रदेश की डाइवर्सिटी में हमें चुनना चाहिए कि जो हमारे पौधे यहाँ पर हैं, जैसे नीम है, हम नीम का प्रयोग सब कर रहे हैं, सब मॉर्निंग वॉक पे छोटे पौधे को तोड़ रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। पीपल है, हमने उसके लिए हम कई धारणाएं बना दी हैं, हम पीपल नहीं लगा रहे हैं। गूलर है, एक आता है कैथे का पौधा, कैथे का पौधा मध्य प्रदेश में माइनस में जा रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का हम सब प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन दूसरे के घर से तोड़ के हम बेलपत्र को लगा सकते हैं, वो काफी ज्यादा उपयोगी है हमारे पास। हम गिलोय का उपयोग कर सकते हैं, एक पलास का अगर आपने नाम सुना हो, इसमें फूल आते हैं, रंग आते हैं, उसके पौधे का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी के पौधे हैं। बहुत से लोग छत पे दाने डालते हैं, अरे आप अपने घर में थोड़ी सी जगह में शहतूत लगा दीजिए, आपको दाने डालने की जरूरत नहीं है, पक्षी ऐसे ही आएंगे। पौधे को और पक्षी को मिला दो, आपको दाना नहीं डालना। आप अमरूद लगाइए उनके लिए, आप अनार लगाइए मध्यम आकार का है उनके लिए, आप अंजीर लगाइए हमारी जहाँ पर बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। आप देखिए सारे पौधे लौटेंगे और आपको चिंता भी नहीं होगी आप घर हैं, दाना कौन डालेगा। रोहित, ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि आप पेड़ उन लोगों के हैबिटेट के लिए लगाना चाहते हैं, पक्षियों के, पशुओं के हैबिटेट के लिए, कि हम उनके लिए माहौल दे सकें। ये बहुत अच्छी बात है, इस चीज को हम सबको समझना चाहिए, ना कि अपने गार्डन में लगे अमरूद के पेड़ पर से तोतों को हम भगाते रहें दिन भर कि हमारे खाने के लिए अमरूद हो जाएं, जबकि पहला हक उस पर पशु पक्षियों का है। जो भी अमरूद का पौधा आप एक लगा रहे हैं ना, उस एक पौधे में आप किसी भी तोते को मत उड़ाइए, फिर भी इतने पौधे होंगे कि आपका परिवार उसमें पेट भर के खा सकता है और फुल टाइम खा सकता है। एक पौधा अगर वो सही से लग रहा है तो पक्षी को भी खिलाएगा, वो आपको भी खिलाएगा, क्योंकि नेचर में है ही नहीं किसी को भगा के कुछ खाना। बिल्कुल, वो सबके लिए है। एक सवाल हमें बहुत लोग पिन करते हैं कि हमारे पौधों को गाय बहुत खाती है। कुछ पौधों ऐसी श्रेणियां हैं जिनको गाय नहीं खाती और ज्यादा तेज बढ़ते हैं। करंज उनमें से एक है। करंज का पौधा, केसिया का पौधा, इन्हें गाय ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचती थी। ये हमारी डाइवर्सिटी के हैं, इसलिए कम देख रेख में चलते हैं। अगर हम इस पे बात करें और बोलें कि गाय क्यों खाती है, पहला सवाल तो ये है, गाय इसलिए खाती है क्योंकि हमने उसकी चीजों को छुड़ा दिया है और उसको अपने ऊपर निर्भर कर दिया है। लॉकडाउन में जितने भी जानवर आज परेशान हुए, वो जानवर परेशान हुए हैं जो मानव पर आधारित हो चुके थे, निर्भर हो चुके थे अपने खाने के लिए। बिल्कुल उन्हीं पर खाने के लिए हो चुके थे, कि चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो गाय हो। हमने सिटी के बाहर के पूरे जंगल साफ कर दिए। अब हम कह रहे हैं कि आप यहाँ भी ना रहो, तो वो नहीं होगा। आपको उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी, उनके लिए पौधे लगाने होंगे, उनके लिए छोटे छोटे हब जंगल तैयार करने होंगे। अगर आप शहर को साफ चाहते हो तो ग्रीन गार्डन के साथ में एक ऑक्सीजन हब तैयार करना होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो पौधे हों जो हमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो जानवर वाली परेशानी तब खत्म होगी, ये ऐसे नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि लोग जो ये सहजीवन है पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ और अपने जैसे अन्य जीवों के साथ, इस सहजीवन पर वापस लौटेंगे, क्योंकि ये सहजीवन अगर हमने खत्म कर दिया, ये लाइफ साइकिल हमने अगर खत्म कर दिया, तो बड़ी मुश्किल आगे आने वाले समय में होगी, जैसा कि अभी हाल के समय में हम देख रहे हैं। रोहित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी चर्चा इस विषय पर आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। ये थे मिशन 100 करोड़ के रोहित उपाध्याय। इनके मिशन में हम सबको अपना सहयोग देना है। श्रोता साथियों, कोरोना संकट के साथ साथ एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने हमें इतना तो बता ही दिया कि प्रकृति अपने पुनर्निर्माण में लगी हुई है। चूंकि ये कोरोना वाली आपदा पूरे विश्व में आई है, तो हम सब एक साथ ये सोचने को मजबूर हुए हैं कि हमें प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में कुछ तो निर्णायक कदम उठाने ही हैं, जिससे न सिर्फ प्रकृति का संरक्षण हो, बल्कि मानव जाति के अस्तित्व पर भी कोई खतरा आगे आने वाले समय में न आए। प्रकृति को लोक से जोड़ने के लिए हमें साहित्य का भी सहारा लेना पड़ेगा। श्रोताओं, कोरोना संकट के इस समय ने प्रकृति के साथ साथ
कला, साहित्य और संस्कृति को किस तरह से प्रभावित किया है और अब इसमें किस तरह से बदलाव होंगे, इन विषयों पर हमने चर्चा की। आईटीएम विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग प्रमुख और अद्भुत प्रकृति प्रेमी श्री जयंत सिंह तोमर से। आइए इनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। जयंत जी नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते तुलिका जी। जयंत जी, चूंकि आप पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी के रूप में जानते हैं। तो ये जो कोरोना काल में प्रकृति ने एक नया रूप धरा है, पर्यावरण पर जो संकट था वो थोड़ा सा कम हुआ है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? तुलिका जी, मुझे लगता है कि प्रकृति अपने आप हर तरह का संतुलन कर देती है। लंबा समय गुजर गया, लगभग 3 शताब्दियां, और मनुष्य लगातार प्रगति के नाम पर प्रकृति का विनाश कर रहा है। और तमाम कल कारखाने, नदियां प्रदूषित हो गई, जंगल कट गए, जमीन के अंदर जबरदस्त तरीके से दोहन हुआ है खनिजों का। और इस तरह से हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति को पूरी तरह से तहस नहस किया गया है, नष्ट किया गया है। और प्रकृति अपने आप ही किसी न किसी चीज का संतुलन करती है। आप देखिए कि डायनासोर जैसे प्राणी एक जमाने में जिनकी धमक से धरती हिलती थी और प्रकृति ने उनको लुप्त कर दिया, वो इस दुनिया से चले गए। तो मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है, और इसीलिए मनुष्य ने जो गलती की है उससे उसे सबक लेना चाहिए कि उसने जो गलतियां की हैं अब उसको न दोहराए। कम से कम अब वो प्रयास करे कि प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो, जिसको आज कहा जाता है जीरो कार्बन की जो एक थ्योरी आई है, जीरो कार्बन लाइफस्टाइल। जी। तो आप हमारी उपस्थिति से कम पर्यावरण को नुकसान हो, प्रकृति को नुकसान हो, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वो वाहन का प्रयोग हो, चाहे आवास हमारे किस तरह के हों, ये सारी चीजें हैं जिन पर हमें खास तौर पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अगर इस कोरोना के काल के बाद भी अगर हम नहीं संभले तो फिर कोई उपाय नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोरोना संकट इतना बड़ा धक्का देगा इंसानियत को कि इंसानियत संभल जाएगी? ये इंसानियत के ऊपर निर्भर है कि मानवता इस चीज को कितनी गंभीरता से लेती है। लेना चाहिए। हमारी सारी नदियां तो प्रदूषित हो गई, जो सदा नीरा निर्मल नदियां थी वो सब पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं, जंगल कट चुके हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, दिल्ली जैसे शहर में हर साल ये संकट आता है कि कुछ समय के लिए लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये तो समझना ही पड़ेगा। और समझदारी तभी समझ में आएगी कि जब हम न्यूनतम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर हम अपना जीवन यापन करें। और ये जो प्रगति की होड़ है, इससे हमें अब दूर होना पड़ेगा। HDI है, UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसमें सामर्थ्यवान संपत्तिशाली लोगों की एक पहचान ये दी गई कि जो लोग बिजली का सबसे ज्यादा, ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो सबसे ज्यादा धनी है। तो ये तो बिल्कुल एक नकारात्मक धारणा है धनी होने की, और ऊर्जा प्रकृति से ही आ रही है कहीं न कहीं से, और हम इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ऊर्जा का हम प्रयोग करें, तब हम एक बेहतर धरती बना पाएंगे और बेहतर इंसान हो पाएंगे। अब नई थियरी गठित करनी होगी कि अगर हमारे आसपास पेड़ हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और प्राकृतिक वातावरण है तो हम धनी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तभी हम धनी माने जाएंगे। जी जयंत जी, आपकी एक और पहचान मेरी नजर में ये है कि आप प्रकृति को किस तरह से साहित्य में निरूपित किया गया है, इसको जन जन तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे कोरोना काल में प्रकृति पर हमने चर्चा की है, साहित्य किस तरह से प्रभावित हुआ है? तुलिका जी, हम देख रहे हैं कि साहित्य और संस्कृति की अगर बात करें तो अमूमन ये जितनी भी गतिविधियां हैं संस्कृति की और साहित्य की, वो सब सामूहिक रूप से बैठने की गतिविधियां हैं, जहां लोग बैठते हैं, जो लोग कला रसिक हैं, साहित्य रसिक हैं, वो आपस में बैठते हैं, संवाद करते हैं। लेकिन कोरोना के काल में हम देख रहे हैं कि ये संवाद पूरी तरह से या तो बंद हुआ है, या जिनके पास सुविधाएं हैं तो वो वर्चुअल उन चीजों को कर रहे हैं। एक नई चीज देखने में आई कि नेशनल म्यूजियम, दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है, उन्होंने जब देखा कि अब वहाँ
पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ की एक एक दुर्लभ कलाकृतियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाला और वर्चुअल गैलरी उन्होंने क्रिएट की है। तो ऐसे संकट में ये नई चीजें तो आई हैं जिससे कि नए विद्यार्थी हों, बच्चे हों, इनमें एक कला के प्रति चेतना, साहित्य के प्रति चेतना पैदा होती है और तमाम साहित्यिक गतिविधियां, वेबिनार, ये सब विमर्श के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आमने सामने बैठकर जो बातचीत होती है उसका कोई विकल्प तो नहीं होता है। ये ठीक है कि कोरोना के समय में इस तरह के प्लेटफॉर्म हमने बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा सीधे सीधे जो संवाद होता है उसको कैसे प्रोत्साहित करें और कैसे धरती को बचाएं। जयंत जी, हमने जो युवा पीढ़ी के कुछ लोगों से इसी कार्यक्रम में पहले बात की तो उनका ये कहना था कि डिजिटल माध्यम ने जो प्लेटफॉर्म दिया है अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी की चिरौरी नहीं करनी पड़ती, किसी की मनुहार नहीं करनी पड़ती। हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सीधे सीधे ऑडियंस तक कर सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। ये कितना सही है? बिल्कुल सही है आपका कहना। जिस समय फेसबुक आया और ब्लॉग राइटिंग शुरू हुई तो उसके बाद एक नया परिवर्तन ये देखने में आया कि बहुत से अखबारों ने ये परंपरा शुरू की कि किसी के फेसबुक वॉल से कोई अच्छी सामग्री लगी तो उठा ली और उसको बाकायदा क्रेडिट दिया, या किसी के ब्लॉग से कोई अच्छी चीज उठा ली। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग तो अपने स्वतंत्र रूप से अपना लेखन लोगों ने शुरू कर दिया बिना किसी की चिरौरी किए हुए। वो लोग इस बात को समझते हैं कि कहाँ किसके सामने जाएं और किससे आग्रह अनुरोध करें कि हमारी रचना छाप दीजिए। तो इस तरह से ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पर लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकाशित किया है और जितने अखबार हैं और जितने भी माध्यम है उन सबकी निगाह उन पर है, अच्छे कंटेंट पर सबकी निगाह है। तो निश्चित रूप से ये कहना सही है कि रचनाकारों को, अभिव्यक्ति को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक बड़ा एक फलक उसको प्रदान किया है। यही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि लिखने वाले लोग जो हैं उनका दायरा बढ़ गया है। चिकित्सक हैं वो भी लिख रहे हैं, व्यवसायी हैं वो भी लिख रहे हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स भी लिख रहे हैं जिनका प्रोफेशन लिखना नहीं है। तो साहित्य में ये जो एक प्रतिस्पर्धा आई है ये साहित्य के लिए कैसी रहेगी? जिसके अंदर भी रचनात्मकता है, जिसके अंदर भी अभिव्यक्ति है, वो अपने को व्यक्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, किसी भी रोजगार में हो। जॉन कीट्स तो मेडिकल डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, लेकिन वो कविता लिखने लगे और उनकी पहचान कवि के रूप में हुई। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनका जीवन यापन का माध्यम कुछ और था, लेकिन उनके अंदर जो अकुलाहट थी उसने रचना के रूप में वो सामने आई। तो इसलिए जिनके अंदर भी रचनात्मकता है, ये ठीक है कि कुछ लोग धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाते हैं और लिखने को ही अपना जीवन यापन का माध्यम बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ लिखने से अभी तक तो लोगों को इतनी सहूलियत नहीं हुई है। अभी सिर्फ लिखने से जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। या तो मुख्य धारा की पत्रकारिता में जाए, वहाँ जाकर भी कोई जरूरी नहीं कि आपकी रचनात्मकता बनी रहे, बड़ा मुश्किल है। वहाँ भी इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे जो शायद आपको अच्छे न लगे और आपको लगे कि मैं तो यहाँ एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में विकसित होने आया था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए रचनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो आप चाहे किसी भी तरह के पेशे में आप हो, वो आपके उसकी प्रकाशित होनी चाहिए। जयंत जी, आपसे बात करके हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता है और आज भी न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे सुनने वालों को कुछ नया मिला है। पत्रकारिता पर आपसे विस्तार से बात फिर करेंगे, लेकिन अभी इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जल, जंगल और जमीन को बचाइए, बचे रहेंगे हम भी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन में है विश्वास कार्यक्रम सुनते रहिए। अभी विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।